आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम डेट आ गया है। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। अब आप अपना इधर-उधर टाइम ना लगा करके अपने पढ़ाई में टाइम लगाइए, आपके पास बहुत ही कम टाइम है। और आप ये सोचकर पढ़ाई करिए कि इसी बार आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेना है, क्योंकि बार-बार ये मौका नहीं मिलता है। तो बस आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएँगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएँगे, जिसकी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्लास को। बच्चे, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थी ऑर्गेनिज्म, वेल हेल्थी ऑर्गेनिज्म या फिर वेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व है। अब आपको बताना है कि इनमें से स्वास्थ्य का निर्धारक तत्व क्या है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, मानसिक योग्यता, आनुवंशिकता, स्वास्थ्य सेवाओं का न्याय संगत बंटवारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वास्थ्य का निर्धारक जो तत्व है वो है आनुवंशिकता। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, निम्नलिखित में से गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी साधन है। अब आपको ये बताना है कि गर्भ निरोधन का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। कंडोम, मालायन, कॉपर्टी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मालायन। गर्भ निरोधन का सबसे जो प्रभावी साधन है, जिससे कि क्या क्या जा सके, जो गर्भ को, मतलब कि समझ लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण का ही एक साधन है ये गर्भ निरोधन, ठीक है। जिससे कि गर्भ ना हो, तो वो सबसे अच्छा, उसका सबसे प्रभावी साधन क्या है, मालायन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मालायन जो है आपका ये दवा है, इसके यूज करने से क्या होता है कि गर्भ धारण नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका, निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है। अब आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, क्षय रोग, कुकर खांसी, हैजा या फिर ये सभी। तो आप सबको पता होगा, कल भी हमने पढ़ाया था, तो उसमें आपको संक्रामक बीमारी के बारे में बताए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चे, क्योंकि आपका क्षय रोग हो गया, कुकर खांसी हो गया, हैजा हो गया, यह सब कौन सी बीमारी है, आपकी संक्रामक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एएनएम द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है। जब एएनएम घर घर जाकर के लोग के स्वास्थ्य की समस्याओं का पता लगाएं, तो उस विधि को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है गृह मुलाकात, गर्भ निरोधन, टीकाकरण या फिर जैव सांख्यिकी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, गृह मुलाकात। एएनएम द्वारा घर जा जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि को गृह मुलाकात कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, विशेष पोषण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम वर्ष 1961 में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है। अब आपको ये बताना है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है उसकी क्या विशेषताएं, उनमें क्या क्या शामिल है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, समायोजनशीलता, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा उसमें समायोजनशीलता भी होगा, भावनात्मक स्थिरता भी होगा और आत्मविश्वास भी होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बच्चे,
निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है आपका रात्रियोम कार्नियल जीरोसिस, रिकेट्सियम ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी या फिर बेरीबेरी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है। ये बीमारी क्या है कि एक बच्चों की बीमारी होती है और एक एडल्ट में होती है। तो रिकेट्स एवं ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से किस समूह को लाभार्थी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ये थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किसे सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं बच्चे। थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा इसे। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 30 से 35 वर्ष तक के युवा, दुग्धपान कराने वाली महिलाएं या फिर गर्भवती महिलाएं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो समेकित बाल विकास योजना है उसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को भी सेवा प्रदान की जाती है, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को भी और गर्भवती महिलाओं को भी। लेकिन 30 से 35 वर्ष की युवा को इससे कोई लाभ नहीं प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका, RNTCP का पूरा नाम क्या है? अब आपको बताना है कि RNTCP का पूरा नाम क्या होता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। RNTCP का पूरा नाम होता है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो जननी सुरक्षा योजना चलाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो इसको ऑप्शन जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे HIV संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, मच्छरों का प्रभावी तरीके से नियंत्रण करना या फिर किशोरियों में कुपोषण की रोकथाम करना। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? अब आपको ये बताना है कि जितनी एजेंसियां दी हुई हैं इनमें से अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी नहीं है। आपका 1 नंबर का ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन IOL, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO या फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRS। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है, बाकी ये तीनों आपके अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, UNFPA का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि UNFPA का पूरा नाम क्या है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष UNFPA का पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से कौन सा टीका 1 वर्ष की आयु के बाद लगाया जाता है? अब आपको ये बताना है कि कौन सा टीका होता है जो बच्चों में 1 वर्ष की आयु के बाद लगाया जाता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है BCG का टीका, हेपेटाइटिस बी का प्रथम टीका, खसरे का प्रथम टीका या फिर DP टीका बूस्टर डोज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, DPT का बूस्टर डोज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्यक्रम में शामिल है। अब आपको ये बताना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में क्या शामिल है। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे आपका मातृ एवं
शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, टीकाकरण सेवाएं प्रदान करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि जो उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्य हैं उसमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जाती हैं, टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एपीएच से आप क्या समझते हैं। अब आपको बताना है एपीएच क्या है। परसों से पूर्व रक्त स्राव, परसों पश्चात रक्त स्राव, परसों पूर्व देखभाल, या फिर परसों की संभावित तिथि। मतलब आपका परसों का मतलब आपका डिलीवरी होता है तो उससे पहले ब्लीडिंग होना, या फिर परसों के बाद मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर डिलीवरी से पहले की देखभाल, या फिर डिलीवरी की संभावित तिथि। तो एपीएच का क्या मतलब है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एपीएच बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक नर मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, 42 प्लस एक्स एक्स बराबर 44 गुणसूत्र, 45 प्लस एक्स वाई बराबर 44 गुणसूत्र, या 44 प्लस एक्स एक्स बराबर 46, या फिर 44 प्लस एक्स वाई बराबर 46 गुणसूत्र। आप सभी को पता होगा कि मेल में क्या होता है कि जो लिंग गुणसूत्र होता है उनमें से एक एक्स और वाई होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 44 प्लस एक्स वाई बराबर 46 गुणसूत्र। सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। ये जो है ये मनुष्य में मतलब नर मनुष्य में मेल में पाया जाने वाला गुणसूत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आईएमआर से क्या तात्पर्य है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अंतिम मासिक चक्र, या फिर जननी सुरक्षा योजना। तो आप सभी को पता होगा बच्चे, आईएमआर से जो तात्पर्य होता है वो शिशु मृत्यु दर से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बच्चों में दांतों का उद्भव प्रायः किस आयु में शुरू हो जाता है। आपको ये बताना है कि बच्चों में दांत कब निकलने लगते हैं, वो एज बताना है आपको। 1 से 2 दिन, 6 से 7 माह, 11 से 12 माह, या फिर 6 से 7 वर्ष। तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 से 7 माह की आयु में बच्चों में दांत निकलने लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से बच्चों में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारी नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये जितनी बीमारियां दी हुई है इसमें से कौन सी बीमारी है जो बच्चों में नहीं पाई जाती है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, पोलियो, कुकर खांसी, आंतरिक अवरोध, या फिर क्षय रोग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंतरिक अवरोध, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो ये बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी नहीं है। बाकी आपका पोलियो, कुकुर खांसी और क्षय रोग ये बच्चों में ये मतलब ये बीमारी जो है बच्चों में हो जाती है, लेकिन जो आंतरिक अवरोध है ये एडल्ट में होता है, बच्चों में नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास करता एक बालक किस आयु में बिना सहारे के साथ खड़ा होने में सक्षम हो जाता है। अब आपको ये बताना है कि कोई ऐसा बालक है जिसकी सामान्य रूप से वृद्धि हो रही है और ग्रोथ भी कर रहा है, तो किस आयु में बिना किसी का सहारा लिए हुए वो खुद खड़ा हो सकता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे आपका, 2 से 3 माह, 8 से 9 माह, 11 से 12 माह, या फिर 23 से 24 माह। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 से 12 माह की आयु में एक अगर विकास या फिर वृद्धि करता हुआ बालक है तो वो बिना सहारे के खड़ा हो सकता है 11 से 12 माह की आयु में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चिकन पॉक्स किस प्रकार का संक्रमण है। अब आपको ये बताना है कि चिकन पॉक्स जो है वो किस टाइप का संक्रमण है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण, या फिर जन्मजात गुणसूत्र असामान्यता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, चिकन पॉक्स वायरल संक्रमण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बच्चों में टीबी मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा फैलती है। अब आपको ये बताना है कि बच्चों में जो क्षय रोग होता है ट्यूबरक्लोसिस वो किस मार्ग द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है। संक्रमित मल द्वारा, संक्रमित मूत्र द्वारा, बिंदु संक्रमण द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बिंदुक संक्रमण द्वारा बच्चों में टीबी रोग फैल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा टीका 6 सप्ताह की आयु पर लगाया जाता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, पेंटावैलेंट, रोटावायरस, ओपीवी या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी सही जाएगा, क्योंकि पेंटावैलेंट, रोटावायरस और ओपीवी ये तीनों टीके 6 सप्ताह की आयु पर लगाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षय रोग के रोकथाम हेतु दी जाने वाली वैक्सीन किस मार्ग से लगाई जाती है? अब आपको ये बताना है कि जो टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है उसके रोग के लिए, वो किस मार्ग से लगाई जाती है? इंट्रामस्कुलर होती है या इंटरनर्मल होती है, मुंह के द्वारा? तो देख लेते हैं एक ऑप्शन, आईएम इंजेक्शन, आईडी इंजेक्शन, मुंह द्वारा या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आईडी इंजेक्शन, मतलब इंटरनर्मल इंजेक्शन के द्वारा, मतलब इसी के थ्रू ये वैक्सीन जो क्षय रोग की रोकथाम की है वो दी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एचआईवी संक्रमित रोगी के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी कौन सी है? अब आपको ये बताना है कि जो एचआईवी संक्रमित रोगी है, अगर कोई जिसे कि एचआईवी है, तो उसके उपचार के लिए उपयोग में ली जाने वाली कौन सी थेरेपी होती है? एमडीटी, डॉट्स थेरेपी, एआरटी या फिर फोटोथेरेपी? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एआरटी। उस थेरेपी का क्या नाम है जो कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का उपचार किया जाता है जिस थेरेपी से, उसका नाम है एआरटी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका, निम्नलिखित में से दौरों के उपचार हेतु कौन सी दवा उपयोग में ली जा सकती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका, फेनोटोइन, फिनोबारबिटाल होना चाहिए, आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, फिनोबारबिटाल। तो इसमें क्या है आपका, फेनोटोइन, फिनोबारबिटाल, डायजीपाम या फिर ये सभी। तो अगर दौरे के उपचार के लिए, जिसे एपिलेप्सी भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके उपचार के लिए कौन सी दवा यूज की जाती है? तो ये आपका तीनों यूज किया जाता है, फिनोटोइन, फिनोबारबिटाल और डायजीपाम। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, प्लेग को और किस नाम से जाना जाता है? अब आपको ये बताना है कि प्लेग को हम और किस नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, काली मृत्यु, काली खांसी, रुबेला, सीरम हेपेटाइटिस। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, प्लेग को काली मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे आपका, सेवलोन है। अब आपको बताना है सेवलोन क्या है। एक रासायनिक विसंक्रमक है, एक गर्भ निरोधक साधन है, रोग प्रतिरोधक का प्रकार है या फिर वैक्सीन का एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही जाएगा, एक रासायनिक विसंक्रमक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सामान्य रक्त के बारे में सही वाक्य है। अब आपको ये बताना है कि सामान्य रक्त के बारे में क्या सही है। ये हल्का अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, अत्यधिक क्षारीय होता है या फिर हल्का क्षारीय होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्लड कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है, इसका पीएच वैल्यू जो होगा बच्चे, वो आपका होता है 7.4। क्या होता है? 7.4 इसका पीएच होता है ब्लड का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से हाइजीन का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, स्वच्छता, टीकाकरण, प्रदूषण या फिर अच्छा कार्य। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, स्वच्छता। हाइजीन का क्या अर्थ होता है? स्वच्छता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से मसूड़ों का प्रदाह कहलाता है। मसूड़ों का प्रदाह क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जिंजीवाइटिस, ओडिटाइटिस मीडिया या फिर ग्लोसाइटिस या फिर पायरिया। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जिंजीवाइटिस। मसूड़ों का जो प्रदाह होता है वो जिंजीवाइटिस कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा होगा, यहाँ पर सबसे बड़ा जोड़ है। आपको ये बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कोहनी का जोड़, कलाई का जोड़, घुटने का जोड़ या फिर जांघ का जोड़। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, घुटने का जोड़ जो है वो मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जोड़ या ज्वाइंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फल मुख्य रूप से किसके अच्छे स्रोत होते हैं? अब आपको ये बताना है जो फ्रूट्स होते हैं वो सबसे अच्छा किसका सोर्सेज होता है या फिर किसका स्रोत होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एवं खनिज लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन एवं खनिज लवण। तो फल जो है वो विटामिन और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन बी9 की कमी से हो जाता है? आपको बताना है विटामिन बी9 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। इसको ऑप्शन दिया हुआ है एनीमिया, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी या फिर ऑस्टियोमलेशिया। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा एनीमिया। विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बच्चे, प्रोटीन किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है? अब आपको बताना है कि प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन ए या फिर प्लाज्मा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एमिनो अम्ल। जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे 1934 में, 1954 में, 1958 में या फिर 1965 में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निरोधक अधिनियम पारित हुआ था या फिर पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, बच्चों में डिप्थीरिया का संचरण मुख्य रूप से किस मार्ग द्वारा होता है? अब आपको बताना है कि किसके थ्रू बच्चों में डिप्थीरिया का संचरण हो जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है शराब के अत्यधिक सेवन से, बिंदुक संक्रमण द्वारा, रोगाणुओं के घाव में प्रवेश द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो वही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदुक संक्रमण द्वारा बच्चों में डिप्थीरिया का संचरण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूरिया मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का पदार्थ है? जो यूरिया है वो कैसा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ है, पाचक एंजाइम है, पोषक पदार्थ है या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया कैसा है? उत्सर्जी पदार्थ होता है जो मानव शरीर में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। अब आपको ये बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कोशिका। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, मानव आहार नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है। आपको ये बताना है कि जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, मतलब जो आहार नाल होता है, उसका सबसे फूला हुआ भाग कौन सा होता है? इसका ऑप्शन दिया ग्रशिका मतलब आपका फेरिंग्स, आमाशय, स्टमक, आंत, इंटेस्टाइन, ब्रिक या फिर मतलब किडनी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आमाशय। जो स्टमक होता है, आमाशय आपका, वही मानव आहार नाल का सबसे बड़ा फूला हुआ भाग होता है, एलिमेंट्री कैनाल का। बच्चे इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं और इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, आहार नाल को, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? अब आपको ये बताना है कि आहार नाल के किस भाग में किसी भी टाइप का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है छोटी आंत में, आमाशय में, ग्रहणी में या फिर ग्रशिका में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रशिका में कोई भी पाचन नहीं होता है। क्योंकि जो ग्रशिका होता है हमारा, ग्रशिका आप समझ रहे हैं, तो ग्रशिका का मतलब फेरिंग्स होता है और फेरिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मानव शरीर की आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि पूर्ण पाचन, सॉरी बच्चे, होता है, मतलब कि इसमें आपको ये बताना है कि मानव शरीर की आहार नाल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चे संपूर्ण पाचन हो जाता है भोजन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की कार्य योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? इसको ऑप्शन दिया हुआ आपका 2029, 2025, 2035 या फिर 2027। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तपेदिक रोग के उन्मूलन करने की कार्य योजना का जो लक्ष्य रखा गया है बच्चे, वो 2025 तक रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पॉलीयूरिया से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है पॉलीयूरिया क्या है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन दिया हुआ है, मूत्र का सामान्य मात्रा से कम मात्रा में उत्सर्जन होना, मतलब यूरिन जो है वो कम मात्रा में उत्सर्जित होना। फिर दूसरा दिया हुआ है, यूरिन का सामान्य से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होना, मूत्र के साथ ब्लड आना, या फिर मूत्र के साथ प्रोटीन का आना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बच्चे ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब यूरिन जब अधिक मात्रा में होने लगता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कोमा से आप क्या समझती हैं? आपको बताना है कोमा क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, वृषणों का इन्फ्लामेशन, वृषणों के आसपास दरों या असामान्य रूप से एकत्रित हो जाना। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लंबे समय तक रहने वाली बेहोशी की स्थिति, या फिर हार्ट अटैक का आना। तो आप सभी को पता होता है बेहोश की स्थिति को ही कोमा कहते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो सही होता है वो आपका ऑप्शन सी सही होता है। लंबे समय तक रहने वाली बेहोशी की स्थिति को हम कोमा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 दिसंबर, 24 मार्च, 11 जुलाई या फिर 12 मई। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना, पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो आप सभी लोग सही कर ले जाएंगे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता को भी बनाए रखना और पर्यावरणीय स्वच्छता को भी बनाए रखना, ये व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, इसमें आपका, निम्न में से आग्नेयाशय के बारे में सत्य कथन है। अब आपको ये बताना है कि आग्नेयाशय के बारे में क्या सही है। इसको ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, इसे विंड पाइप भी कहते हैं, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं, या इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ना तो अग्नाशय को हम विंड पाइप कहते हैं, ना ही इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपका वो फेरिंग्स लैरिंग्स ये सब जो हो जाता है उसे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स वगैरह। ना तो इसे हृदय का पेस मेकर भी कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो हमारा अग्नाशय होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डायबिटीज के दौरान रक्त ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? सामान्य से कम हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, अनुपस्थित रहता है, कभी कम या कभी ज़्यादा रहता है। तो आप सभी को पता होगा डायबिटीज जब हो जाएगा तो उसमें ग्लूकोज बढ़ जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामान्य से अधिक हो जाता है। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया। मेरी कोशिश है कि एक दिन में आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवाए जाएँ। तो कोशिश रहेगी कि आपको रात तक भी एक क्लास मिल जाए। तो आप लोग जुड़े रहिए। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग निश्चित ही सफल होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।